हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो अपॉर्चुनिटी मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इट्स अ फुली फंडेड इंटर्नशिप प्रोग्राम बाय जापान नेम्ड एज METI इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड इट्स एप्लीकेशंस आर ओपन नाउ, यू कैन अप्लाई फॉर इट। इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ों को आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि इस टाइम मैक्सिकन स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन अभी ओपन है और IPS स्कॉलरशिप, दोनों फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, दोनों की एप्लीकेशन अभी ओपन है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी, हमारे फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगी, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और METI इंटर्नशिप प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फर्दर कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह पूछ सकते हैं मुझसे। इंटर्नशिप प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया हुआ है, आप इसको फर्दर पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन दिया, क्या इंटर्नशिप प्रोग्राम है, क्या इसके गोल्स हैं, इन्होंने सारा बताया हुआ है। फिर इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 कोर्सेज में और 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो जापान के जो लोग हैं, मतलब जापान के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के नेटिव स्टूडेंट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, जो कि मतलब वहाँ के ही हैं। सेकंड जो हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, लेकिन इस टाइम जापान में रह रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे गए हैं या वहाँ पे किसी स्कॉलरशिप के थ्रू सेलेक्ट होकर गए हैं, किसी भी तरह वहाँ पे इस टाइम रह रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनके पास जापान की नेशनलिटी नहीं है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, मतलब ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, जो कि किसी भी अपने अपने मुल्क में रह रहे हैं, जापान में नहीं रह रहे, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज थी। फिर इसके 3 कोर्सेज हैं। 3 कोर्सेज किसी बेस पे हैं, ये इंटर्नशिप बेसिकली फिजिकल भी होगी, ऑनलाइन भी होगी। इसी बेस पे इन्होंने इसको 3 कोर्सेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जो कम्यूटिंग इंटर्नशिप है, जैसा कि उन्होंने मेंशन किया है कि आप इसको घर से अपने कम्यूट करेंगे। ठीक है, सारा आपका यहीं पे ऑनलाइन ही तकरीबन होगा, आपको वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, जापान नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑफिस होंगे, आप जिस भी फील्ड में सेलेक्ट होते हैं उसके रेलिवेंट जो ऑफिस हैं, आप वहाँ पे जाना होगा आपको फर्दर वहाँ के, लेकिन जापान नहीं जाना होगा। आप अपने कंट्री में रहकर टोटली इसको, होम टाउन में रह के इसको जो एग्जीक्यूट कर सकेंगे। सेकंड जो है वो ऑनलाइन है, टोटली ऑनलाइन होगा इसका काम, कोई आपको जाना नहीं पड़ेगा कहीं भी, ना तो जापान ना कहीं और, ये टोटली ऑनलाइन बेस होगा। थर्ड है विजिटिंग इंटर्नशिप, जिसके लिए आपको जापान जाना होगा, जिसका खर्चा वीज़ा वगैरह सारा वो जापान जो है METI वाले ही अफोर्ड करेंगे, सारा उन्हीं की तरफ से फंडेड है, जैसे कि मैंने बोला कि फुली फंडेड इंटर्नशिप प्रोग्राम, डेफिनेटली। ठीक है, फिर इन तीनों कोर्सेज के हिसाब से उन्होंने इसके टाइमलाइन दी हुई है एक। ठीक है, सारी उन्होंने इसकी डिटेल्स एक चार्ट में दी हुई हैं। जो नॉन रेजिडेंट ऑफ जापान है या फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो कि जापान में रह रहे हैं, फिर जो जापान के नेटिव स्टूडेंट्स हैं, सारे उन्होंने इसको डिटेल में बताया हुआ, आप देख सकते हैं। फिर इसकी टाइमलाइन भी इन्होंने दी हुई है नीचे, आप इस टाइमलाइन के हिसाब से, डेट्स के हिसाब से, डेडलाइन वगैरह सारी इन्होंने मेंशन की हुई है। डेडलाइन तो नहीं, लेकिन आगे चल के वो भी मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। इन्होंने टाइमलाइन दी हुई है, कब से कब तक इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, कौन सा कोर्स, A B और C, मतलब बेसिकली इन्होंने इसको A B और C में डिवाइड किया होगा उसकी टाइप के हिसाब से। ठीक है, A B और C, उसी हिसाब से इन्होंने इसकी टाइमलाइन भी दिया, आप वो भी देख सकते हैं। फिर अगर इसके फर्दर एप्लीकेशन ओवरव्यू की तरफ चलें, सबसे पहले तो ये डेडलाइन देख लेते हैं। डेडलाइन जो है वो कोर्स A की जून थी, जो कि आई थिंक गुजर गई है, हाँ गुजर गई है। ये दो कोर्स A की डेडलाइन गुजर गई है, B और C की अभी रहती है। आप इजीली 1.5 घंटे में अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लगेगा, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एक दिन में भी आपको पता चले तो आप कर सकते हैं उससे पहले पहले अप्लाई। ये इसकी डेडलाइंस उन्होंने मेंशन की हैं। 3 जुलाई है B और C दोनों की, मंडे 3 जुलाई 2023 कोर्स A की गुजर चुकी है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने कंट्रीज़ की लिस्ट दी हुई है। इस कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। वो कंट्रीज़ की लिस्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप यहाँ से जो इसको एक्सेस कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये लिस्ट है, ठीक है, इसमें पाकिस्तान का नाम भी है और इंडिया का नाम भी है, ईरान का नाम भी है, ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने फर्दर इसको जो है वो उसके स्टेटस के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है सारे कंट्रीज़ को, जो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल कंट्रीज़ को। इन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो उन्होंने फर्दर आपको मतलब कहाँ पे आपकी इंटर्नशिप होगी, तीनों कोर्सेज़ की उन्होंने बताया हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि आप बहुत कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, A और B दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और ये कहाँ कहाँ पे होगा उन्होंने फर्दर उसकी डिटेल्स बताई हुई है, जैसे कि उन्होंने बताया कि होम वर्क प्लेस में हो सकता है, ये वर्क स्पेस, सॉरी प्लेस नहीं, स्पेस में हो सकता है ये। और फिर जो भी है फर्दर आप उसको देख लें। एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ये इसकी तरफ चलते हैं। एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या, सबसे पहले तो एक जो एप्लीकेंट होगा इसके लिए अप्लाई करेगा,
वो इसके पर्पस से उसको पता हो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का, या जो फर्दर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहा है, इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, उसे टोटली एग्री करता हो, ठीक है, उसको मानता हो, और जापानीज़ की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में यकीन रखता हो, उसके साथ यकीन मतलब एग्री करता हो, उसको पता हो, उन सारी चीज़ों से अवेयर हो फुली और उनसे एग्री करता हो। देन जो है वो है कि आप एप्लीकेंट जो कंट्रीज़ हैं उनसे बिलोंग करता हो, जो कि मैंने लिस्ट दिखाई थी, इन कंट्रीज से बिलोंग करता हो, उनकी सिटीजनशिप हो, इसके पास उनकी नेशनैलिटी हो। फिर ये कि आपको जापानीज़ लैंग्वेज आती हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज आती हो, इन दोनों में से एक लैंग्वेज का आना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप जापानीज़ लैंग्वेज आती है तो आपके पास JLPT जो कि एक टेस्ट है जापानीज़ लैंग्वेज का, तो जिस तरह हमारे आइल्स होता है, टोफल होता है, उस तरह का एक ये टेस्ट है, वो आपने पास किया हो, और फिर उसमें जो बैंड्स होते हैं, स्कोर आप कह लें कि N3 हो या इससे हायर उसके स्कोर्स हों, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर प्रोफिशेंट हो टोटली इंग्लिश में, ठीक है। फिर एज की अगर बात करें तो 18 से 40 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट है जिसकी 40 ईयर्स है, तो 40 ईयर्स 1 अगस्त से पहले हो, 2023 से, कि जो 1 अगस्त आएगी उससे पहले 40 साल का हो। अगर उसकी ऐसा सिचुएशन होती है कि वो 40 साल उसकी एक्सीड कर गई है इस डेट से, तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। फिर एक आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा अपनी यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान की या इंडियन या जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी से आपको रिकमेंडेशन चाहिए होगा, और सर्टिफिकेट इनरोलमेंट चाहिए होगा, वो आप सबमिट करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से, अपनी फैकल्टी मेंबर की तरफ से अगर आपको मिल जाए तो ये तो लाजमी है, वो आपको सबमिट करना होगा। देन ये कि इसके लिए ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए उसके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है, वो सबमिट करेगा फिर ही आगे प्रोसीड कर सकेगा। इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप अपनी बैचलर्स डिग्री के लास्ट ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको होप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो आपको सबमिट करना होगा, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये कि ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी तो वो ग्रेजुएट्स को ही देंगे, जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन चाहिए होगा, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये कि इनमें से कोई एक टेस्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, फर्दर सर्टिफिकेट इनमें से किसी एक चीज़ का होना चाहिए, आइल्स का हो, टोफल का हो, या किसी भी एक टेस्ट का इनमें से आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली उसको ही प्रायोरिटी देंगे। एक के पास ऑथेंटिसिटी है, दूसरे के पास नहीं है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि वो किसको प्रेफर करेंगे, जिनके पास वो ये चीज़ें हैं, ये टेस्ट हैं उसको। अगर आपके पास ये टेस्ट नहीं है तो फिर आपकी CV स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए अपनी फील्ड के रेलिवेंट, अपनी फील्ड के रेलिवेंट नहीं भी तो आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट आप ऑलरेडी कर चुके हों, फिर आपको मे बी आपकी सिलेक्शन के चांसेस होंगे, मे बी नहीं फिर डेफिनेटली होंगे। अगर आपके पास ये टेस्ट नहीं है तो फिर आप अपनी CV को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि उनको सिलेक्ट करना पड़े, ठीक है। फिर ये कि उन्होंने कहा, जो कि ऑलरेडी मैंने बात की थी, कि जिस भी कंपनी में के साथ उनका प्रोजेक्ट होगा, या जापानीज़ कंपनी या जिस भी कंपनी के साथ, उनके बारे में उनको फुली अवेयरनेस होनी चाहिए उसके बारे में, और उनके साथ काम करने में टोटली बिलीव करता हो, उसको पता हो, ये सारी चीज़ें वही उन्होंने मेंशन की हुई हैं। उस फील्ड को लेके, उसकी जहाँ पे ट्रेनिंग होगी, उस कंपनी को लेके उसकी डेडिकेशन होनी चाहिए, ये चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है। फिर ये कि हर कंपनी की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी, कुछ रूल्स होंगे, उनको फॉलो करता हो। लाइक अगर वो एक कंपनी कह रही है कि आप ये टाइम है, आप इस टाइम से लेके इस टाइम तक हमारे पास रहना है, हमारे साथ काम करना है, तो आप उसके लिए एग्री करते हो। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर हर कंपनी की कुछ फर्दर मेडिकल कंडीशंस होती हैं, मेडिकल रूल्स होते हैं, कुछ भी रूल्स हो सकते हैं, एजुकेशनल ट्रेनिंग को लेके हो सकते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेके हो सकते हैं। तो आप फर्दर जो कंपनी है, कंपनी किस तरह आप सेलेक्ट करेंगे वो मैं आगे चल के आपको दिखा देता हूँ। फर्दर कंपनी के जो स्पेसिफिक रूल्स हैं आप उनके साथ भी टोटली एग्री करते हो। फिर ये कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आपने पहले अप्लाई ना किया हो, ठीक है, 2016 से लेके 2022 तक का जो बैच है, आपने इसमें से किसी के लिए भी अप्लाई ना किया हो तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसकी फर्दर डिटेल्स की तरफ, इस इंटर्नशिप के दौरान आपको क्या क्या और बेनिफिट्स होंगे। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग होगी आपके लिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग होगी, जापानीज़ लैंग्वेज की ट्रेनिंग होगी, वगैरह वगैरह होगी, और इंटर्नशिप की आपको इंश्योरेंस भी दी जाएगी। फिर इन्होंने हर इंटर्नशिप की फर्दर इस जो आपको बेनिफिट्स होंगे, एक्सपोजर होगा, वो बताया हुआ है, वो भी दिखा देता हूँ, आप लोगों को बता भी देता हूँ सर। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि इसको 3 कोर्सेज़ में बेसिकली डिवाइड किया गया है, तो तीनों के बेनिफिट्स, तीनों के स्टाइपेंड वगैरह डिफरेंट है, क्योंकि तीनों की रिक्वायरमेंट्स टोटली डिफरेंट हैं, इस वजह से इन्होंने उसकी डिटेल्स दी हुई हैं। पर डे आपको कितना अलाउंस मिलेगा इसका, वो यानी जो मतलब जापानीज़ करेंसी है उसमें उन्होंने बताया हुआ है। कुछ का आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा ट्रैवल का, कुछ का नहीं दिया जाएगा। जो ऑनलाइन है उसका तो डेफिनेटली नहीं दिया जाएगा, उसके लिए PC और वाईफाई का जो एक्सपेंसेस होंगे वो दिए जाएंगे आपको। उन्होंने सारी डिटेल्स में बताया हुआ है आपको पर डे कितना अलाउंस दिया जाएगा, सेल फोन वगैरह दिया जाएगा, एयर टिकट दिया जाएगा। ये तो C कोर्स के लिए डेफिनेटली होगा, क्योंकि
सी कोर्स वालों का फिजिकल है, बाकियों का तो ऑनलाइन है। बाकियों में ये चीज़ नहीं है। सी कोर्स में आपको ट्रैवल अलाउंस वगैरह दिया जाएगा। सो ये सारे बेनिफिट्स होंगे, आप डिटेल्स इसकी पढ़ लें फर्दर। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ये तो सिलेक्शन के बाद क्या, लेकिन जो अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपने देख लेनी है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे वो उन्होंने बताए हुए हैं, और फिर वहाँ जाकर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो बताई हुई हैं, आप इसको फर्दर पढ़ सकते हैं। इन्होंने नीचे एक जो चार्ट दिया हुआ है रिक्रूटमेंट का और सिलेक्शन प्रोसीजर का सारा, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको फर्दर, इसको 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट सेकंड पे आपने क्लिक करना है। सेकंड स्टेप में क्या क्या चीज़ें होंगी वो उन्होंने सारी बताई हुई हैं तीनों कोर्सेज़ के हिसाब से, वो आप देख सकते हैं। प्री ट्रेनिंग होगी आपकी, वहाँ सिलेक्शन से पहले भी आपको ट्रेन किया जाएगा। वो ट्रेनिंग क्या क्या होगी, किस बेस पे होगी, वो भी सारा उन्होंने बताया हुआ है, वो भी आप देख लें। और इंटर्नशिप के दौरान जो चीज़ें होंगी, जो जो स्टेप्स होंगे वो भी उन्होंने सारे बताए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने अप्लाई करने के प्रोसीजर की तरफ भी जाना है, वो काफ़ी लेंथी हो जाना है, तो इसीलिए मैं बस सरसरी सा दिखा रहा हूँ। आप इसको फर्दर खुद पढ़ें। मैंने पहले बताया था कि मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप खुद पढ़ सकते हैं इसको। सो इतनी सारी डिटेल्स हैं, हर पॉइंट को मैं डिस्कस करने से रहा। तो फर्दर अगर इसके लिए अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ अभी चलते हैं, इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है। तो सबसे पहले तो ये कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है, आप वो सिलेक्ट करेंगे। और वो करने से पहले आप यहाँ पे येस या नो करेंगे कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल कंट्रीज से बिलोंग करते हैं या नहीं, या आप जापान में रहने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पे एलिगेशंस होती हैं जिस वजह से वो जापान नहीं जा सकते। सो आप सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे येस या नो, और सबसे पहले सॉरी आपने इसको टिक करना है, ठीक है। फिर फर्दर आप फिर इसको येस या नो करेंगे, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं जापान रहने के लिए। फिर आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ए बी या सी, वो आपने सेलेक्ट करना है। और फिर वो कोर्स कब से कब तक के लिए होगा, उन्होंने डेट दी हुई है, ठीक है। किस डेट से किस डेट तक होगा वो आपने डेट देख लेनी है, फिर उस हिसाब से अपना सेलेक्ट करना है। ए की तो डेडलाइन गुजर गई है, और बी और सी रहता है, आपने उसको देख लेना है, उसके लिए फिर अप्लाई करना है। फिर ये कि जो भी टिक्स होंगे अपनी फील्ड कह रहा हूँ, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपने देख लेना है उसको। A2 जो कोर्स है वो कि फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है जो जापान में रह रहे हैं। मैंने पहले बताया था कि 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं। A2 जो जैसे कि उन्होंने बताया फ़ॉरेन स्टूडेंट्स इन जापान, जो कि फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं लेकिन जापान में रह रहे हैं। ये नॉन रेजिडेंट्स ऑफ जापान है, ऑनलाइन होगा ये टोटली, तो आपने उसको उस हिसाब से देख लेना है, टिक कर लेना है। आप फर्दर पहले यहाँ पर टिक करेंगे, फिर इधर टिक करेंगे। अगर आप इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस कंपनी की और इस प्रोग्राम की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन सारी चीज़ों से एग्री करते हैं, फिर आपने इसको टिक करना है। फिर आपने उनको बताना है कि जो DAC की मैंने लिस्ट दी थी, इन कंट्रीज़ में, इन लिस्ट में आपके कंट्री का नेम है, तो फिर आपने इसको टिक करना है। एक्सेप्ट चाइना उन्होंने मेंशन किया हुआ, अगर आप चाइनीज़ डेफिनेटली अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे, उनका राइवल कंट्री है। आप अगर आपके कंट्री का नेम है उस लिस्ट में, आप इसको टिक करें। फिर एज, अगर आप एज के क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तो आप इसको टिक करें। फिर आप क्या इंग्लिश या फिर जापानीज़ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं दोनों लैंग्वेजेस, तो फिर आप इसको टिक करेंगे। फिर आप श्योर करेंगे कि आपने जिसके पहले बैचेज़ हैं 2016 से लेकर 2022 तक, इसमें से किसी के लिए अप्लाई नहीं किया है। जो भी है आप मतलब ऑलरेडी नहीं अप्लाई कर चुके, तो फिर आप इसको टिक करेंगे। फिर प्रोग्राम ऑफिस जो है, इस इंटर्नशिप का प्रोग्राम ऑफिस है, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स भेज भी सकते हैं, वहाँ से रिसीव कर सकते हैं, वहाँ तक आपकी एक्सेस है, तो फिर आप इसको टिक करेंगे। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ की सिचुएशन ऐसी होती है, लाइक अफगानिस्तान है, वहाँ पे ये चीज़ बहुत मुश्किल होगी। आप आया कि कर सकेंगे या नहीं, फिर आप इसको टिक करेंगे। फिर आप अपने स्कूल, अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी कंपनी से आपको रिकमेंडेशन लेटर अगर मिल गया या मिल जाएगा, आपको पता है, तो फिर आप इसको टिक करें। और फिर अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो लाइक जैसा कि उन्होंने पहले बताया था कि अपनी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा, तो वो आप कर सकेंगे। फिर उस हिसाब से आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। फिर इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, इसकी प्राइवेसी पॉलिसी इन्होंने डिटेल से दी हुई है, आप वो पढ़ें इसको। फिर पढ़ने के बाद आप इसको एग्री करें और फिर फर्दर प्रोसीड करें इसको। उसके लिए उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आपका कौन सा ब्राउज़र होना चाहिए और उसकी इस एप्लीकेशन का जो पोर्टल है इसके रेलिवेंट उन्होंने बताया हुआ है कि जापानीज़ और इंग्लिश में होगा सिर्फ, और इसके लिए ऑटो सेव नहीं होगा, मतलब आप एप्लीकेशन अगर यहीं पे छोड़ देते हैं तो ये सेव नहीं होगी, आपको फिर से सारा टाइप करना होगा वगैरह वगैरह, वो आप पढ़ लें इसको। फिर आप जो इस इंटर्नशिप के दौरान कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे, कौन सी सिलेक्ट करना चाहेंगे, वो आप इधर से सिलेक्ट करें सबसे पहले। फिर अपना नेम, अपना फैमिली नेम, गिवन नेम और फैमिली नेम ये आपने देख लेना अपने पासपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। पासपोर्ट के नहीं तो बेफॉर्म, पासपोर्ट पे वैसे ज़्यादा बेटर दिया होता है। तो आप वे जो मैक्स स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया था उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था इन दोनों नेम्स का। आप यहाँ पे देख लें, ठीक है। इसको अपना नेम दें, अपना मिडिल नेम दें, अपनी जो मदर लैंग्वेज
फुल इसका नेम दें, लाइक अगर आपकी पंजाबी है, सिंधी है वगैरह वगैरह। उर्दू नहीं देना, क्योंकि उर्दू पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज नहीं। मदर लैंग्वेज आपके प्रोविंस के हिसाब से होगी, पंजाबी होगी, पश्तो होगी, सिंधी होगी, बलोची होगी, या जो भी होगी वो आपने, ठीक है। फिर जो है वो डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, अपनी नेशनैलिटी देंगे, यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, एरिया सेलेक्ट करेंगे, प्रोविंस वगैरह वगैरह जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अपनी मदर लैंग्वेज फिर से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक चीज़ के जो मदर लैंग्वेज नोटेशन है, इधर आपने उसी का रस्मुल ख़ात में लिखना है। लाइक अगर आप पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी आपकी शाहमुखी है या गुरमुखी है, वो आप उसी में लिखेंगे। अगर आप पश्तो है आपकी, तो आप पश्तो में ही यहाँ पे पश्तो लिखेंगे। आप यहाँ पे इंग्लिश में नहीं, लाइक मैं अगर पंजाबी लिखता हूँ PUNJABI, तो मैं इस तरह नहीं लिख सकता इसको, ठीक है। मैं पंजाबी फ़ॉन्ट में अपने कीबोर्ड को ट्रांसफ़र करूँगा, उसको कन्वर्ट करूँगा, फिर यहाँ पे पंजाबी टाइप करूँगा। अभी मेरे पास है नहीं, मुझे वो डाउनलोड करना पड़ेगा सेटिंग में जाके, तो इसलिए मैं कर नहीं रहा। इस तरह नहीं लिखना, आपने उसी के रस्मुल ख़ात में लिखना है, ठीक है, उसी नोटेशन में लिखना है। फिर जो है वो फर्दर, फिर यहाँ पे आपकी मदर लैंग्वेज कौन सी है, आप यहाँ पे सिंपल पंजाबी लिखते हैं, सिंधी लिखते हैं, बलोची लिखते हैं, जो भी आपकी, यहाँ पे आप इंग्लिश में ही लिखेंगे। लेकिन ऊपर जो है वो आपने यहाँ पे उसी लैंग्वेज के रस्मुल ख़ात में लिखना है। मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज बोल रहा हूँ, सिंपलेस्ट लैंग्वेज, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उनका मतलब क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी नेशनैलिटी, आपका एड्रेस मतलब आएगा सारा, डिटेल एड्रेस देना है आपने। यहाँ पे स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर वगैरह वगैरह सारा आपने डिटेल के साथ देना है। फिर यहाँ पे जिप कोड, अगर आपको नहीं पता आप गूगल सर्च करके आप वहाँ से निकाल सकते हैं। एरिया कौन सा, आपका प्रोविंस कौन सा, आपकी स्टेट कौन सी, आपका कंट्री कौन सा, यहाँ पे आप देंगे। अपना ईमेल एड्रेस देंगे, अपना फ़ोन नंबर देंगे, ठीक है, कंट्री कोड, फिर फ़ोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ये सारा देंगे। और आपका उन्होंने फ्यूचर प्लान पूछा है मूव करने का, मतलब मूव ये इंटरनेशनली ही डेफिनेटली बात हो रही है कि उन्होंने पूछा है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आपका कोई आने जाने का कोई प्लान हो, कोई टूर हो, कुछ भी येस या नो आपने करना है। फिर उन्होंने पूछा है कि आप पहले कभी जापान रह चुके हैं, फिर आपने कि कभी जापानीज़ एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई किया हो, ठीक है, और वीज़ा के लिए आप पहले कभी रिजेक्ट हुए हों, फिर आपने वो बताना है। फिर उन्होंने पूछा कि आप जापान जो है वो रह चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि आप किसी इलीगल या किसी भी केस में जो है वो आप जो है आप समझ रहे हैं, इलीगल या जो हमारे डंकी वगैरह लगाते हैं ना, उस हिसाब से आप कभी रह चुके हैं, इलीगल स्टे कर चुके हैं, इमिग्रेशन वगैरह जो भी है, गैर कानूनी तौर पे कहीं आ जा चुके हैं, उन्होंने पूछा आपसे, ठीक है। अपने कंट्री के बाहर, अपने कंट्री में नहीं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं, आप इंटरनेशनल लेवल पे आपने इलीगल एक्टिविटी कोई की हो ऐसी, ठीक है। ट्रैफिक वायलेशन हो सकता है, टैक्स हो सकता है, या इलीगल तौर पे रहे हों, इमिग्रेशन वगैरह जिस तरह डंकी वगैरह लगाते हैं, वो बस मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं अल्फाज जो है वो ध्यान से ही देख रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब का पता कोई नहीं कब किस वर्ड पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, सो इस वजह से, ठीक है। फिर एकेडमिक बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, करंट स्टेटस के आप एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी है वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी जो डिग्री वो आपने बताना है, बैचलर्स की है, मास्टर्स की है, कौन सी आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया वो आपने सेलेक्ट करना है। किस कंट्री से आपने डिग्री की है, यहाँ पे आपने वो बताना है। किस यूनिवर्सिटी से की है, आपकी फैकल्टी कौन सी थी और डिपार्टमेंट कौन सा था। फैकल्टी मतलब फिजिकल साइंसेस थी, मेडिकल साइंस थी, नेचुरल साइंस थी, सोशल साइंस थी, कौन सी थी वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइक अगर मैं बताऊँ तो मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ और ये फिजिकल साइंसेज में आता है, कुछ कंट्रीज़ में फिजिकल साइंसेज में आता है, कुछ ये सोशल साइंसेज में आता है। मोस्टली में फिजिकल साइंसेज में ज्योग्राफी आती है, तो डेफिनेटली फिजिकल साइंसेज। इनरोलमेंट डेट और कब इनरोल हुआ था मैं इस डिग्री में, लाइक जब भी हुआ था मैं वो डेट दूंगा यहाँ पे। फिर ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन कब ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं या कब हूँगा, दोनों आ सकता है। ग्रेजुएट अगर तो मैं हो चुका हूँ वो सिलेक्ट करूँगा, या फिर कब हूँगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। फिर किस फील्ड में क्या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, किस में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं फील्ड सेलेक्ट करूँगा, किस फील्ड में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या, काफ़ी ज़्यादा है, जो भी आपका हो आपने उसको टिक कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको टिक करेंगे, एक से ज़्यादा को भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मैंने 2 को टिक किया, आपका जो भी हो आप उसको टिक करें। फिर उसके बाद ये कि जो स्पेशलाइजेशन है आपकी वो किस फील्ड में है, किस आपका स्टडी एरिया का। लाइक मैं अपनी ही एग्जांपल दे दूँ आपको, तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में फ़र्दर क्या है, क्लाइमेट चेंज है मेरा इंटरेस्ट, मैं वो मेंशन करूँगा, जो भी है वो मैं मेंशन कर सकता हूँ। क्लाइमेट चेंज नहीं है तो माउंटेन स्टडीज़ में है या ओशियानोग्राफी में है, जो भी है कोस्टल स्टडी में है वो मैं बताऊंगा। अगर आप लाइक एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, क्या जो भी है आप वो बताएं, इसको फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, या जो भी है फर्दर मुझे इतना पता कोई नहीं है, आप अपने हिसाब से दे दें इसको। मैं एग्जांपल्स इसलिए देता हूँ स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए। फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, अदर
इसके अलावा लेट्स सपोज के मैं एग्जांपल दे दूँ, इसकी भी आपको क्लियर हो जाए। तो मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, मेरा अदर एजुकेशनल बैकग्राउंड यह है कि मेरा पास्ट में इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ एक प्रोजेक्ट रहा है, उनकी कोलैबोरेशन रही है मेरी इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ क्लाइमेट चेंज को लेके। तो मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा डेफिनेटली इसकी एप्लीकेशन में। अगर इस चीज़ को मेंशन करूँगा तो आपका भी कोई ऐसा किसी और इंस्टीट्यूट के साथ आपकी कोलैबोरेशन रह चुकी है या कुछ भी है तो आप उसको मेंशन करें, उसका बेनिफिट्स होंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो मैटर करता है, इट्स मैटर अ लॉट। सो कंपनी ने अगर लेट्स सपोज कि आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो किस कंपनी के साथ आप जॉब कर रहे हैं वो आपने बताना है, ठीक है। अभी जॉब कर रहे हैं, रिज़ाइन कर चुके हैं, या प्लान आप मतलब इंटरव्यू वगैरह दे चुके हैं, आप शॉर्ट लिस्टिंग के करीब हैं, तो आप वो भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो जॉब की आपने लोकेशन देनी है, जॉब किस कंट्री में है, किस टाइप का बिजनेस है, जॉब की कैटेगरी क्या है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो आपने बताना है, ठीक है। इसकी डिटेल्स आपने दे देनी है, एम्प्लॉयमेंट की डिटेल, रेजिग्नेशन की डिटेल वगैरह सारी वो आपने बता देनी है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स जॉब के रेलिवेंट होगी। फिर आप जो ये भी जॉब के रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस आपके पास्ट में रह चुके हैं या इंटर्नशिप के रेलिवेंट भी ये हो सकता है, जॉब इंटर्नशिप दोनों हो सकता है, आप यहाँ पे उनको देंगे, ठीक है। फिर अगर आप इसके अलावा कोई 3 के अलावा कोई जॉब है आपकी तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट डेफिनेटली होगा, उनको पता होगा कि यार इतनी जगहों पे ये जॉब कर चुका है, इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, तो इसका बेनिफिट होगा डेफिनेटली। सो लेट्स सपोज कि अगर बॉक्स आपके लिए छोटा पड़ रहा है तो आप इसको उस हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने देख लेना है। आपके पास कोई स्किल्स या आपके पास कोई कैरियर में कोई और एक्सपीरियंस है तो आप उसको डेफिनेटली मेंशन करें, इसका भी बेनिफिट होगा आपको। आपने इस बॉक्स में उसको मेंशन कर देना है। और इंग्लिश लैंग्वेज के रेलिवेंट जो है वो आपका एक्सपीरियंस, आप मतलब इंग्लिश कितनी बोलते रहे हैं, कभी नहीं बोल ली, कभी कभार बोल ली है, या बस एवी वो आपने बता देना, ठीक है। फिर ये जापानीज़ लैंग्वेज के रेलिवेंट जो है वो आपका एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं तो वो आपने बताना है। लैंग्वेज स्किल्स की यहाँ पे बात आ गई है, आपने अपनी जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी है यहाँ पे रेट करनी है, क्योंकि डेफिनेटली 2 ही लैंग्वेज हैं, जापानीज़ और इंग्लिश। उस हिसाब से आपने यहाँ पे रेट कर देना है इसको, ABCD A+ जो भी है वो आपने मेंशन करना है। फिर आपके पास IELTS या TOEFL है या इसके अलावा कोई और है, कोई और टेस्ट है इंग्लिश प्रोफिशेंसी का, वो भी आप बता सकते हैं कौन सा टेस्ट है और इसके बैंड्स कितने हैं, उसके स्कोर कितने हैं आपके पास, वो भी आपने बताना है, ठीक है, कितने स्कोर हैं उसके पास। अगर आपके पास जापानीज़ लैंग्वेज का है तो वो भी आप यहाँ पे उसको रेट करें। फिर जो है वो टेस्ट अगर आपने जापानीज़ लैंग्वेज का पास किया है कोई ऑफिशियल टेस्ट तो वो भी आप यस या नो करें, ठीक है। फिर आपने उसके भी जो है बैंड्स वगैरह देने हैं, अगर यहाँ पे वैसे उसको दिया नहीं हुआ है बैंड्स का जापानीज़ लैंग्वेज के, उसको छोड़ दें। फिर अगर आपको के पास कोई अदर लैंग्वेज स्किल है तो आप उसको दे सकते हैं, लाइक उर्दू, पंजाबी, पश्तो, हिंदी, गुजराती वगैरह वगैरह, वो भी आप दे दें, कोई इशू नहीं है उसका। फिर यहाँ पे बात आ रही है आपकी स्किल्स की, एक्सपीरियंसेस की। ये सॉफ्टवेयर कुछ उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, इनमें से आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर है और उसमें कितनी प्रोफिशेंसी है, आपको बेसिक्स का जस्ट आपको पता है या आपको बस एवरेज है तो आप बताएं। अगर आपको एडवांस लेवल का तो आप फिर उधर से उसको टिक करें। फिर जो है वो सॉफ्टवेयर जो हैं उसके रिलेटेड आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं डिटेल के साथ आप उसको बताएं। आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं यहाँ पे आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितनी स्किल्स हैं, आप उसको वहाँ बताएं। फिर अदर सॉफ्टवेयर की है कि इन्होंने लंबी लिस्ट दी हुई है आपके पास, जो जो सॉफ्टवेयर की स्किल्स हैं, जो जो सॉफ्टवेयर आपको आता है आप उसको टिक करें। जितने ज़्यादा करेंगे उतना बेनिफिट होगा, लेकिन झूठा नहीं करना, ठीक है। जो सच्ची में आते हैं, वाकई ही में आपके पास उनकी स्किल्स हैं, आप उनको मैंशन करें लाजमी। फिर जो सॉफ्टवेयर हैं आप उसको डिस्क्राइब करना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें तो आप बता सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप कहते हैं कि मुझे ये सॉफ्टवेयर आता है और मेरे पास फ़लानी ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल सर्टिफिकेट है, मैं फ़लानी तो इस टाइप के अगर कोई भी चीज़ आप मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रेलिवेंट अगर आपके पास कोई है नॉलेज आपको आती है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। IT लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह लें, आप कुछ भी कह लें तो आप वो फिर डेफिनेटली आप जैसे कि पहले बता चुके हैं कि इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर आपके पास कोई अवार्ड्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ भी आपकी कोलैबोरेशंस हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इस बॉक्स में आपने मेंशन करनी है। फिर ये सारी चीज़ें आ जाएगी आपकी होस्ट कंट्री के रेलिवेंट, ये अपील आ जाएगी, अपील बॉक्स है। फिर उसके बाद आपका जापान के रेलिवेंट एक्सपीरियंस है वो आपने यहाँ पे दे लेना। यार बहुत लेंथी वीडियो हो रही है। फिर आपको इस एप्लीकेशन का मतलब इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का कहाँ से पता चला था, ठीक है, आप यहाँ पे टिक करेंगे जहाँ से भी आपको पता चला था। फिर इंफॉर्मेशन सोर्स कौन सा था इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का वो आपने इनको बताना है। तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं, इसका एप्लीकेशन फिल क्यों कर रहे हैं, क्यों इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या वजह है, तो वो आपने यहाँ पे बतानी है। और फिर पर्पस क्या है, एक तरह की SOP होगी, आप इसको पर्सनल स्टेटमेंट कह लें। ये सारी चीज़ यहाँ पे आपने लिखनी है। और फिर जो है वो कि इस इंटर्नशिप के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है कि डू यू हैव एनी विश ऑन इंडस्ट्री, आप किसी स्पेसिफिक बिजनेस
जो या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हों तो आप उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। और इस इंटर्नशिप के बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इनका, तो आपने ये बता देना है। सो ये था अप्लाई करने का तरीका, जो कि काफ़ी लेंथी वीडियो हो चुकी है, आपने देख लेना है। ठीक है, थक गया हूँ मैं भी, तो आपने देख लेना इसके लिए किस तरह अप्लाई करना है। अगर कोई मैंने बॉक्स मिस किया हो या अच्छे से एक्सप्लेन ना किया हो, क्योंकि मैंने भी जल्दी जल्दी में किया है, तो आपने पूछ लेना। कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि मैंने सारी चीज़ों को क्लियर किया है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अप्लाई किस तरह करना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स को, हर चीज़ को मैंने डिटेल से कवर कर दिया है। इतना आज के लिए काफ़ी है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं।